स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 16 सितंबर और आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि वो टॉपिक है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ का, जो कि यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बार बार जो है इस टॉपिक पे क्वेश्चंस भी आए हैं। इसके अलावा द हिंदू के पेपर में जो है और भी दो टॉपिक्स थे। इनमें एक था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके और दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज। ऑल्दो वो टॉपिक्स जो हैं रिकरिंग टॉपिक्स हैं, बार बार आते रहते हैं और इतने इंपॉर्टेंट उसके अंदर डिटेल्स भी नहीं थी, तो मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को ही कवर कर रहा हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये आपका इसमें जो हमारे एक राइटर हैं दीश दीपक वर्मा जी, वो बताते हैं कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही है और कुछ उन्होंने करेक्टिव एक्शंस ऐसे दिए हैं ताकि इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके और इनका रेलेवेंस जो है हमारे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर के अंदर जो है बढ़ सके। तो उसी को लेके जो है ये का पूरा आर्टिकल है। थोड़ा इसको आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं इसका ब्रीफ दे देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ आर। और मैं यहाँ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को सिर्फ कमिटीज़ कह के ही संबोधन करूँगा। तो मैं बता दूँ कि ये जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं ये एक ब्रिटिश लीगेसी से हमें मिली हुई हैं और ये इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे सिस्टम के अंदर थी और इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जब ये आई ढंग से इसको सेटअप किया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो 1989 था जब फर्स्ट टाइम जो है इसको सेटअप किया गया। और उसके बाद से ही जो है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हमारे यहाँ काम कर रही हैं और इनका मेजर काम जो है वो कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पे ये काम करती हैं ये कमिटीज़। एक तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रखना पार्लियामेंट के थ्रू, कि वो उनको क्रिटिसाइज़ करती है एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, और कोशिश करती है कि कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है स्ट्रेंथन करने में। दूसरा जो काम है इन कमिटीज़ का वो है कि अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव्स की रखना, पार्लियामेंट की भी अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूटिव्स की भी अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी से यहाँ मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल करना। और तीसरा है आपका कि ये बजट्स की स्क्रूटनी भी करते हैं, मतलब उसको जांच पड़ताल करते हैं कि क्या उसका सही है, कितनी कितनी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, जो हिसाब किताब है वो ठीक है या नहीं। तो इस तरह का ये सब काम करते हैं। और स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर जो टोटल जो स्ट्रेंथ है इसकी वो 31 मेंबर्स की होती है, जिसमें 21 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 10 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के होते हैं। और इनका टेन्योर जो है सिर्फ 1 ईयर का ही होता है और कोई भी मिनिस्टर जो है इन कमेटी की मेंबरशिप नहीं ले सकता। केवल और केवल एक एमपी ही है जो इन कमेटी का मेंबर हो सकता है। और पूरा टोटल अगर देखा जाए हमारे पार्लियामेंट के अंदर तो 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं टोटल, जिनमें से 16 कमिटीज़ लोकसभा की हैं और 8 कमिटीज़ जो हैं राज्यसभा की हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था इन कमेटी के बारे में। तो अब आगे चलते हैं कि एग्जैक्टली जो राइटर हैं वो कहना क्या चाहते हैं। राइटर ये कहना चाहते हैं कि अभी पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है कि बार बार जो है लेजिस्लेशन प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा डिले हो रहा है और उस सिस्टम के अंदर कुछ डिफेक्ट निकल के आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी बिल पार्लियामेंट के अंदर आता है और ऑपोजिशन जो है आपका डिसरप्ट करने लगती है पार्लियामेंट को, उसकी प्रोसीडिंग्स को रोकने की कोशिश करती है और वो ये कहती है कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, वो उसकी कंसल्टेशन नहीं कर रही है, डिस्कशन नहीं कर रही है, डेलिब्रेशंस नहीं कर रही है, उनके सजेशंस नहीं लेना चाहती है और पूरा के पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को जो है सबवर्जन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के ही ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है और इसका जो है क्या क्या इफेक्ट होगा। देखिए ये सच भी है, क्योंकि करंट जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में है और वो जो है अभी इतनी कुछ कोशिश नहीं कर रही है कि उन्हें कंसल्टेशन करना पड़े या कोई डिस्कशन करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे जो बिल्स हैं वो उनकी मेजॉरिटी की वजह से वॉइस वोट से ही पास हो जाते हैं। तो उन्हें जो है डिस्कशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और गवर्नमेंट का एक काम करने का तरीका भी अभी जो है अलग है। तो इसी के ऊपर आगे चल के कहा है कि आप देखिए जो बार बार जो है डिसरप्शंस हो रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जो पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। और ये जो कमिटीज़ हैं जिनको सेटअप किया गया था कि बिल्स की जो कोई बिल्स आते हैं तो उनकी अच्छी तरह से स्क्रूटनी करना या उनकी जो है कोई सजेशन देना, इनका भी काम जो है कुछ इनएफेक्टिव सा हो गया है, इनऑपरेटिव हो गया है, क्योंकि इनको रिफ़र ही नहीं किए जाते बिल। करंट गवर्नमेंट जो है इन्हें बिल रेफर करना जरूरी ही नहीं समझती और जिसके कारण ये कुछ ऐसे ही बैठे रहते हैं, बस ये कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रहती हैं, लेकिन इन कमिटीज़ के अंदर जो है एमपीज़ के पास कुछ काम ही नहीं होता क्योंकि कोई बिल उनके तक पहुंचता ही नहीं है।
तो एक डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने समझाया है कि अभी जो रिसेंटली मानसून सेशन हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, इसमें लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 47% थी और राज्यसभा की जो है 42% थी। और ये जो प्रोडक्टिविटी है ये हर साल दर साल जो है बढ़ते हुए समय के हिसाब से कम ही होती जा रही है। और दूसरा जो डेटा इन्होंने दिया है वो दिया है कि जो परसेंटेज ऑफ बिल्स हैं जो रिफ़र किए गए हैं इन कमिटीज़ को, वो भी आपका हर बढ़ती हुई लोकसभा में कम ही देखने को आ रहे हैं। जैसे कि आप ये देखिए 14th लोकसभा से शुरू करें अगर, तो 14th लोकसभा में 60% ही बिल्स जो है रिफ़र किए गए थे इन कमिटीज़ को। उसके बाद 15th लोकसभा में 71% रिफ़र किए गए और अब 16th लोकसभा जो चल रही है, ये जो 2019 से 2024 तक कंटिन्यू रहेगी, इसके अंदर केवल और केवल 27% ही जो है रिफ़र किए गए हैं बिल्स डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को। अब ये जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसका कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली असर होगा ही हमारे पूरे पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट इसके जो है इग्नोर कर रही है, जो रिफ़र नहीं कर रही है इन कमिटीज़ को, वो इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट जो है बिग टिकट रिफॉर्म्स करना चाहती है और उन्हें लगता है कि अगर वो बिग टिकट रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो उन्हें जो है अगर डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस के रास्ते से वो जाएंगे, वो रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं ये बहुत टाइम लगा देंगी। बिल वहाँ रिफ़र होगा, वो उन पर बातचीत करेंगी, उसके बाद वो पार्लियामेंट में आएगा और उसके बाद अपोजिशन भी अपना अपोज़ करने के नाम पे जो है इसे अपोज़ करेगी और फिर जो है बहुत टाइम लगेगा। तो वो उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो लेके आना चाहते हैं इस देश के अंदर, वो रिफॉर्म्स वो लेके नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है वो बिग टिकट रिफॉर्म्स के लिए जो है इन रेफ़र ही नहीं करती बिल्स को इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को। देखिए, अब जो है वो कमिटी वर्सेस पार्लियामेंट का एक बहुत अच्छा सा विश्लेषण जो है राइटर ने दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि वो हर बिल जो है रिफ़र करे इन कमिटीज़ को, चाहे वो नेशनल का बिल हो या इंटरनेशनल बिल हो। लेकिन आप ये देखिए, जो भी बिल रेफ़र किए गए हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को, वो हमेशा जो है बेटर लॉ मेकिंग प्रोसेस से गुजरते हैं और वो बिल जो है हमेशा ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनके अंदर सभी के इंटरेस्ट को जो है कंसिडर किया जाता है। जो बिल इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ तक नहीं पहुंचते हैं उनको प्रॉपरली एग्जामिन नहीं किया जा सकता, नहीं कर पाते हैं, स्पेशली कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से, स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो बिल्स जो रिफ़र ही नहीं किए जाते हैं ये केवल और केवल उन ब्यूरोक्रेट्स के आइडिया रह जाते हैं जो एयर कंडीशन रूम में बैठ के आपका फ्रेम करते हैं किसी भी बिल को और बस वही उसके बाद पास हो जाता है बिना कंसल्टेशन और बिना इनके पास गए हुए। इसका एक बहुत अच्छा सा प्रूफ जो आपका दिया गया है वो है 3 फार्म बिल्स जो रिसेंटली आपके आए थे, जहां गवर्नमेंट ने इन 3 फार्म बिल्स को जो है यूं ही पास कर दिया बिना रिफ़र किए इन कमिटीज़ को। और उसके बाद हर्जाना ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद जो है आए टीवी पर और उन्होंने जो है सबसे माफ़ी मांगी और इन बिल्स को जो है वापस भी लिया। ऑल दो डिफरेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो हैं डिफरेंट आपका ओपिनियन रखते हैं कि ये सर वोट पॉलिटिक्स थी, यूपी इलेक्शन का कुछ मुद्दा था, वरना ऐसा नहीं होता। लेकिन जो अच्छे विश्लेषक हैं वो जानते हैं कि ये बिल जो है पूरा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास नहीं गया था और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के जाने की वजह से ना जाने की वजह से बहुत सारा जो इसके अंदर डिस्कशन होना चाहिए था, बहुत सारे जो लोगों के ओपिनियन इसके अंदर होने चाहिए थे, वो ओपिनियन कभी भी अंदर इनकलकेट हो ही नहीं पाए। दूसरा, अगर गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को बिल रेफ़र करती है तो ये हमेशा जो है गवर्नमेंट को ही बेनिफिट करेगा, अपोजिशन को बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका एक सिंपल सा मैं आपको आइडिया बता दूं। सिंपल रीज़न इसका ये भी है कि जो डिस्कशंस पार्लियामेंट के अंदर होते हैं और जो कमेटी के अंदर होते हैं वो दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। क्योंकि कमेटी के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के बेसिस पे होती हैं, जबकि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है वो उनकी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे जो है हमें अपोज़ करना है। पार्लियामेंट के अंदर जो है अपोजिशन का ज़्यादा मोड यही रहता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज़ करने की कोशिश करती है। लेकिन कमेटी मीटिंग्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है और वो दोनों अच्छे आप सजेशंस देते हैं और दूसरी टीम भी जो है उनको इम्बाइब करने की कोशिश करती है। और जो भी डेलिब्रेशंस के अंदर दिए जाते हैं वो हमेशा लेजिस्लेशन के कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं और इसी की वजह से जो है एक अच्छा कॉन्सेंसस से जो है आपका एक बिल बनता है और उसके बाद फिर जो है वो बिल जाता है और उसके ऊपर जो है बातचीत होती है और एक अच्छा बिल जो है हमें मिलता है। तो आप भी समझ लीजिए, अगर एक बिल है वो इन कमिटीज़ के थ्रू जाएगा, डिफरेंट लेयर से होता हुआ, पूरी स्क्रूटनी होगी, नए नए आपके उसमें वो प्रोविजन डाले जाएंगे और वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें चल रही हैं उन सबको इंक्लूड किया जाएगा, तो बहुत ही इंक्लूसिव बिल बनेगा। लेकिन वही प्रोसेस आप अगर इग्नोर कर देंगे तो वो इंक्लूसिव बिल नहीं होगा, वो एक एक्सक्लूसिव बिल होगा और बहुत सारे सेक्शन ऑफ पीपल को जो है वो हर्ट भी कर सकता है।
गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टीज़ ये भी इन कमिटीज़ के इन काम से वाकिफ़ है और वो जानती है कि कोई भी डिसीजन जो आपका इन कमिटीज़ के लिए अंदर लिया जाता है वो एक मेजॉरिटी डिसीजन होता है, मेजॉरिटी वोटिंग से लिया जाता है और हमेशा इन कमिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट की ही मेजॉरिटी होती है। तो गवर्नमेंट को भी नहीं घबराना चाहिए किसी भी इस चीज़ से कि इन बिल्स को रेफ़र हम कमेटी को क्यों करें। जब आपके ही मेंबर यहाँ मेजॉरिटी में हैं, गवर्नमेंट के ही मेंबर अगर कमेटी में हैं मेजॉरिटी के अंदर, तो फिर उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन्हें वो बिल जो है रेफ़र करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है उनकी ही पक्ष में जो है वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं डिपार्टमेंट लेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के, जो राइटर ने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूँ। एक तो ये है कि डिपार्टमेंट कमिटीज़ जो हैं आपकी, इनकी जितनी भी मीटिंग होती है वो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं। क्लोज डोर मीटिंग्स होने की वजह से वो उस कमरे के पीछे क्या काम करते हैं ये किसी को नहीं पता, और ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ हैं, जो इनका काम है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता, वो दुनिया को नहीं पता लग पाता कि इन कमिटीज़ ने क्या किया है। दूसरा, जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, जो भी वो सजेशन देते हैं, वो बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है, वो बस एडवाइजरी है, सरकार के ऊपर है, उनकी इच्छा है, अगर वो चाहें तो उनके सजेशंस को ले लें, चाहें तो ना लें। तीसरा जो है कि इसके अंदर जो आपकी मीटिंग्स हैं, जो भी कमेटी के अंदर मीटिंग होती है, इनके पास कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं है जो कि उन्हें सपोर्ट कर सके, कोई रिसर्च वाला स्टाफ नहीं है, ऐसा एक नॉलेजेबल बंदा नहीं है उनके साथ जो कोई उनको इन डेप्थ नॉलेज दे सके। देखिए, हमारे जो सांसद हैं, बहुत सारे सांसद हैं हमारे यहाँ पे, हमारे देश में जो इलेक्ट होके आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से रूबरू नहीं हैं, उनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है, और कुछ लोग तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो ऐसा एक प्रॉब्लम हो जाती है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनके साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके पास रिसर्च नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा जो है आपका नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो वो उन चीज़ों के ऊपर बिल बनाने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे रिसर्च वाले बंदों को, नॉलेज वाले एक्सपर्टीज़ को आपका लेके आया जाए उनके अंदर। चौथा, जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं कि बिल जो है रेफ़र किया जाएगा लोकसभा या चेयरमैन द्वारा राज्यसभा के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बिल रेफ़र करता है स्टैंडिंग कमिटीज़ को मिनिस्टर, ये मिनिस्टर के ऊपर है कि वो बिल रेफ़र करे या ना करे। पांचवा ये है कि सारे बिल्स जो हैं इन कमिटीज़ को रेफ़र नहीं किए जाते हैं। और छठा ये है कि इन्हें केवल 1 ईयर का टेन्योर दिया जाता है, जो कि 1 ईयर का टेन्योर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए बहुत ही कम है। इतना कम टाइम नहीं देना चाहिए, टाइम को थोड़ा सा कुछ ना कुछ रिवाइज़ करना चाहिए। और सातवां पॉइंट जो है एमपीज़ की अटेंडेंस। एमपीज़ की अटेंडेंस जो है इन कमिटीज़ के अंदर बहुत ही कम है। एमपीज़ जो है इन कमिटीज़ को अटेंड ही नहीं करते, उन्हें लगता ही नहीं कि इनके अंदर कुछ ऐसा है कि उन्हें अटेंड करने की ज़रूरत है। और एक एक कमेटी को जो है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ डील करना पड़ता है, ये भी एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं। पहला, उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं या फिर चेयरमैन है राज्यसभा के उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो बिल जो है रेफ़र कर सके इन कमिटीज़ को। अभी प्रेजेंट में ये हो रहा है कि जो रेफ़र करते हैं बिल, वो मिनिस्टर्स करते हैं, उनकी विल के ऊपर हैं, चाहे वो रेफ़र करें या ना करें। इसलिए एक ऐसा रूल होना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली कोई भी बिल जो है लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन डायरेक्टली इन कमिटीज़ को जो है रेफ़र कर सके, ताकि इन कमिटीज़ के पास भी कुछ काम हो और एक बेहतर एग्जामिनेशन हो सके किसी भी लेजिस्लेशन का। दूसरा, जितने भी डिस्कशंस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर होते हैं वो फ्रैंक एंड फ्री होनी चाहिए। लेकिन वो फ्रैंक एंड फ्री कब हो सकेंगे? वो तभी हो सकेंगे जब आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर एक पार्टी व्हिप सिस्टम है। व्हिप सिस्टम का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा अपनी पार्टी से हटके कोई और स्टैंड लेता है और वोट करता है तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस व्हिप सिस्टम को जो है कमिटी लेवल पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। कमिटी लेवल पे ये होना चाहिए कि व्हिप सिस्टम नहीं है और आप खुल के जो है अपने विचार दीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो दूसरी पार्टी का जो विचार है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और वोट कीजिए उनके फेवर में, और उससे आपकी सदस्यता भी ख़त्म नहीं होगी। थर्ड है कि इन कमिटीज़ को जो है एक फ़िक्स टाइमलाइन देना चाहिए ताकि जो उनको रिकमेंडेशन देनी है अपनी रिपोर्ट में वो दे सकें, क्योंकि बहुत सारा समय जो है इनके लिए ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और पूरा का पूरा जो है डिसीज़न भी नहीं ले पाते, टाइम भी नहीं हो पाता, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जस्ट अगर कोई पॉलिटिकल इमरजेंसी है तो ऐसा हो सकता है कि इन कमिटीज़ को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, और अगर वो रिकमेंडेड टाइम के अंदर जो है इसको वो नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्टली बिल जो है आपका पार्लियामेंट में चला जाए। फोर्थली, अगर क्वालिटी वर्क इंश्योर करना है इन कमिटीज़ द्वारा तो एक्सपर्ट्स को चाहिए, कमिटीज़ को चाहिए कि ऐसे एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया जाए जो आपके नॉलेज रखते हो इन सब्जेक्ट के अंदर, अपने डोमेन के अंदर, और उनकी नॉलेज को जो है पूरा का पूरा इस्तेमाल कर कर ही एक एग्जामिनेशन करना चाहिए।
फिफ्थली, स्पीकर और चेयरमैन के पास जो है एक टाइम होना चाहिए ताकि वो टाइम लिमिट फिक्स कर सके इवन स्ट्राइंजेंट तरीके से। और सिक्स्थ जो है, दो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के बीच में, उनके अंदर अच्छा खासा टाइम होता है। ज़रूरत ये है कि वो उस टाइम को ऑर्गेनाइज़ करें, अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें, और जो सेशंस के बीच में जो टाइम होता है उसको ये कमेटी यूटिलाइज़ करके एक अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड बिल दें। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को चाहिए कि वो कोलैबोरेट करें इन कमिटीज़ के साथ और कोशिश करें तेज़ी से जो है बिल को पास कराने की, स्क्रूटनी कराने की। और सेवन्थ जो है कि बजट प्रपोजल्स के अंदर इन कमिटीज़ का कोई रोल नहीं है। उनकी लिमिटेशन सिर्फ ये है कि वो स्क्रूटनी करेंगी इन बजट प्रपोजल्स को, इसके अलावा कुछ नहीं। होना ये चाहिए कि वो भी कुछ अमेंडमेंट्स इसके अंदर कर सकें ताकि वो कुछ ऐसे सजेशंस दे सकें जो कि पीपल फ्रेंडली हों, और कुछ नए इनिशिएटिव्स भी आ सकें जो कि मिनिस्ट्री ने इग्नोर कर दिए हैं। धन्यवाद आज के एडिटोरियल एनालिसिस के लिए। इसी तरह के एडिटोरियल एनालिसिस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।